द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। टीडीपी के साथ मिलकर और जेडीयू के साथ मिलकर ये सरकार तो बनाई जा रही है, लेकिन इस सरकार कितने दिन चलेगी, इस सरकार का भविष्य क्या होगा, इस पर जरूर सवाल बना हुआ है और संशय भी बना हुआ है। क्योंकि टीडीपी की अपनी अलग मांगे हैं, जेडीयू की अपनी अलग मांग है। टीडीपी स्पीकर पद मांग रही है कि स्पीकर उसका होना चाहिए, और आप जानते हैं कि जब भी लोकसभा का सदन शुरू होता है, जब सदन की कार्यवाही चलती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वो जो स्पीकर कुर्सी पर बैठा होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वो अपने हिसाब से पूरा कंट्रोल रखता है किस तरीके सदन में कैसी बहस होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष जब ओम बिरला थे तो किस तरीके की बहस होती थी और कैसे एक पक्षीय सदन में कार्यवाही दिखाई देती थी। अब इसको लेकर एक पुराना वाकया दोहराया जा रहा है कि एक 25 साल पुराने मतलब पहले जो टीडीपी की वजह से बीजेपी की सरकार गिरी थी, वैसा ही कुछ खेल नायडू करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। दरअसल आप देखिए, एबीपी न्यूज़ पर एक्स पर पोस्ट है कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद के जरिए सरकार पर कंट्रोल कर सकती है, सीधे शब्दों में कहें, क्योंकि संविधान में स्पीकर को कई अधिकार दिए गए हैं। टीडीपी इस पद के जरिए सरकार से कई शर्तें भी मनवा सकती है। टीडीपी अगर अध्यक्ष पद मांग रही तो इसके पीछे उसका अपना तर्क है, उसकी अपनी बातें हैं, और इसी आधार पर वो काम करने की कोशिश भी कर रही है। और वो कहना चाह रही कि नहीं, ये पद हमें चाहिए, और क्यों चाहिए इसका आप कारण समझ सकते हैं। अब आपको 25 साल पहले की वो कहानी बताएंगे और किस तरीके से चीज़ें अब होगी और कैसे पूरी सरकार को कंट्रोल करके चंद्रबाबू नायडू चलाएंगे, यानी टीडीपी चलाएगी, वो इस बात से ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जरा कि मोदी के साथ वाजपेयी वाला खेल करेंगे नायडू। 25 साल पहले टीडीपी की वजह से कैसे गिर गई थी बीजेपी की सरकार। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद के जरिए सरकार पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि संविधान में स्पीकर को कई अधिकार दिए गए हैं। टीडीपी इसीलिए इस कुर्सी को अपने पास रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने एनडीए की बैठक में ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस पद पर बने रहने की सबसे जरूरी शर्त यह है कि एनडीए के मुख्य दो सहयोगी कह लीजिए, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहें। इस साथ के बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की ओर से जो सबसे जरूरी शर्त रखी गई है वो है लोकसभा अध्यक्ष पद। यानी कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि सरकार के समर्थन के बदले उनकी पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में तो जगह मिले ही मिले, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मिलना चाहिए, उनकी ही पार्टी के पास रहना चाहिए, ताकि वो कभी भी कोई भी बड़ा खेल कर सके। दरअसल चंद्रबाबू की पार्टी का जो इतिहास रहा है, और बतौर लोकसभा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद ने इतिहास में बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो किया है, उसे शायद ही बीजेपी के लोग भूल पाएंगे। तो आखिर इतिहास में टीडीपी ने ऐसा क्या किया है कि बीजेपी नायडू की पार्टी को लोकसभा अध्यक्ष पद देने से हिचकिचा रही है? आखिर क्या है वो कहानी जिसे अगर तेलुगु देशम पार्टी दोहरा दे तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहना एक चुनौती से कम नहीं होगा। तो अब उस चुनौती को भी जरा समझ लेते हैं। संविधान में स्पीकर के लिए क्या ताकत दी गई है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 और 178 में लोकसभा के अध्यक्ष पद का जिक्र है। इन्हीं दो आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष की ताकत का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की सबसे बड़ी ताकत तब होती है जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, यानी कि संसद का सत्र चल रहा होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही उस सत्र का कर्ता धर्ता होता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की ही होती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का काम भी स्पीकर का ही होता है। स्पीकर ही तय करता है कि बैठक का एजेंडा क्या है, सदन कब चलेगा, कब स्थगित होगा, किस बिल पर कब वोटिंग होगी, कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, जिसे तमाम मुद्दे पर फैसला जो है वो स्पीकर के हाथ में ही होता है। यानी कि संसद के लिहाज से देखें तो स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जब सदन चल रहा होता है तो सैद्धांतिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी पार्टी से जुड़ा ना होकर बिल्कुल निष्पक्ष होता है। अब सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, चंद्रबाबू क्यों अड़े हुए स्पीकर के पद के लिए, यह भी जरा समझिए। फिर सवाल है कि एनडीए बने रहने के लिए और नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आखिर टीडीपी क्यों चाहती है कि स्पीकर का पद उसके पास ही रहे? इसका एक लाइन में जवाब है, और वो जवाब है सरकार पर नियंत्रण। यानी चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पर अपना आदमी बिठाकर पूरी सरकार को ही नियंत्रित करना चाहते हैं, उसकी लगाम अपने हाथों में रखना चाहते हैं। अब ये नियंत्रण कैसे होगा, चलिए इसको भी समझते हैं। अब ये तो तय है कि सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की है, यानी कि नरेंद्र मोदी अब गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं।
ऐसे में अगर कभी किसी वक्त में टीडीपी या कहिए कि चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं मानी गई, जिन शर्तों के साथ टीडीपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, कभी उन शर्तों को तोड़ा गया और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार समर्थन वापस लिया, तो जिम्मेदारी स्पीकर की होगी कि वो नरेंद्र मोदी को बहुमत साबित करने के लिए कह दे। समझ रहे हैं आप ये कैसे गेम चलेगा? इस दौरान अगर किसी दूसरे दल के सांसद के पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग की तो फिर स्पीकर के पास अधिकार होगा कि वो उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दे। अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में दलों में टूट स्वाभाविक होती है और दल बदल के तहत किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। स्पीकर चाहे तो संसद के सदस्यों को कुछ वक्त के लिए सदन से निलंबित करके सदन के संख्या बल को भी प्रभावित कर सकता है। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान स्पीकर का पद सबसे अहम हो जाता है और भविष्य में कभी ऐसी नौबत आती है तो ताकत चंद्रबाबू नायडू के हाथ में ही रहे, इसलिए वो स्पीकर पद पर अपनी पार्टी का कोई नुमाइंदा बैठाना चाहते। बीजेपी स्पीकर का पद नायडू को देने से कतरा क्यों रही है? इसकी एक पुरानी कहानी है। ये कहानी करीब 25 साल पुरानी है। तब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करना था। 17 अप्रैल 1999 को इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। तब वाजपेयी ने चाणक्य कहे जाने वाले प्रमोद महाजन ने अनुमान लगाया था कि बहुमत उनके साथ है और वाजपेयी अपनी कुर्सी बचा लेंगे। मायावती सरकार से अलग हो चुकी थी। जयललिता के समर्थन वापसी की वजह से नौबत आई भी थी। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन सोज भी वाजपेयी सरकार के खिलाफ हो गए थे। फिर भी वाजपेयी सरकार को बहुमत था, लेकिन खेल तब पलट गया जब कांग्रेस के एक और सांसद गिरधर गमांग को लोकसभा में वोट देने का अधिकार मिल गया। गिरधर गमांग कांग्रेस सांसद थे, लेकिन 17 फरवरी 1999 को ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे। प्रमोद महाजन इस गलतफहमी में थे कि गिरधर गमांग ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस को ये याद था कि उनका मुख्यमंत्री सांसद भी है, तो लंबे वक्त तक संसद से बाहर रहे गिरधर गमांग अचानक से 17 अप्रैल को लोकसभा पहुंच गए और उनकी मौजूदगी में सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। मामला लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच गया। तब लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे इन्हीं चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जीएम बालयोगी। जीएम बालयोगी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तब के लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक पर्ची बढ़ाई। गोपालन ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप कराने के लिए भेज दिया। उस कागज में जीएम बालयोगी ने रूलिंग दी कि गिरधर गमांग अपने विवेक के आधार पर वोटिंग करें। गमांग ने अपनी पार्टी की बात सुनी और वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया। यही वो एक वोट था जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तब सरकार के पक्ष में 269 वोट थे और सरकार के खिलाफ कुल 270 वोट पड़े थे। लोकसभा स्पीकर का पद लोकतंत्र में कितना अहम होता है, इसे इस उदाहरण से अच्छे तरीके से समझा सकता है। बाकी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी कोई बड़ा फायदा नहीं होता है। बिल पास करते वक्त कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये तय करने का अधिकार भी स्पीकर के पास ही होता है। नायडू उन सभी शर्तों को मनवाने के लिए बीजेपी सरकार को मजबूर कर सकते हैं जो शर्त उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते वक्त रखी। तो आप समझ सकते हैं स्पीकर पद क्यों मांगा जा रहा है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है स्पीकर का पद, और स्पीकर जिसको चाहे उसको जिता सकता है, जिसको चाहे उसको हरा सकता है, क्योंकि अधिकार उसके पास हो जाता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।